How's it going everyone? Welcome to ReviewTube। इस वीडियो में हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को रिव्यू करेंगे। अगर अभी आपने ये फिल्म नहीं देखी है और एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके वर्डिक्ट के टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर देना क्योंकि पूरी वीडियो में स्पॉयलर्स हैं। तो भाइयों बहनों, लेट्स गेट स्टार्टेड। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टेड एमसीयू फिल्म्स। चाहे एम्बिशन हो या विजुअल्स या परफॉर्मेंसेस, तीनों ही फ्रंट्स पर फिल्म फुल्ली डिलीवर करती है। अनफॉर्चुनेटली एक एवरेज स्क्रीन प्ले की वजह से फिल्म अपनी प्रेडिसेसर यानी 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर सैम रेमी की किसी भी और फिल्म जितनी अच्छी नहीं हो पाई। I'll prove this to you, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। किसी भी विजुअल आर्ट फॉर्म जैसे कि प्ले, मूवी, टीवी शो, कॉमिक बुक या वीडियो गेम का रिटन डॉक्यूमेंट वर्जन जिसमें हर डिटेल जैसे कि सीन, डायलॉग, एक्सप्रेशन, कैमरा एंगल्स, जूम इन, जूम आउट सब कुछ लिखा होता है, उसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। और जब यही स्क्रिप्ट सिर्फ किसी मूवी या टेलीविजन शो के लिए होती है तो उसे स्क्रीन प्ले कहा जाता है। सो टू प्रूव माय पॉइंट, 2002 की स्पाइडरमैन को भी सैम रेमी ने ही डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को भी सैम रेमी ने ही डायरेक्ट किया है। लेकिन स्पाइडरमैन में विजुअल्स और एक्टिंग के साथ साथ स्क्रीन प्ले भी जबरदस्त था। इसीलिए आज भी अगर वो फिल्म कभी टीवी पर आती होगी तो आप एक दो सीन्स तो जरूर देखते होगे। लेकिन क्या यही एंथुसियाज्म आज से 10 साल बाद आप मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए फील करोगे? प्रोबेबली नॉट। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? वी विल गेट टू दैट, सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड। लेकिन पहले प्रोज की बात करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द थिंग आई लव्ड द मोस्ट वाज जब हर कोई स्ट्रेंज से और स्ट्रेंज अपने आप से ये पूछता है कि थैनोस को टाइम स्टोन देने के बजाय क्या कोई और बेहतर रास्ता था। कई लोगों ने ब्लिप के दौरान अपनों को खो दिया होता है और उनके और स्ट्रेंज के मन में उठने वाला ये सवाल सर्वाइवर्स गिल्ट की वजह से होता है, विच इज अ वेरी रियल कंडीशन। बहुत छोटी सी चीज थी जो कि आसानी से ओवरलुक हो सकती थी, लेकिन फिल्म में इसके होने से बहुत फर्क पड़ा। ऐसा लगा कि फिल्म वाकई असल दुनिया में हो रही है। सेकेंडली, चाहे कोई कुछ भी कहे, इस फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि कॉमिक बुक मूवी हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मोमेंट्स की लिस्ट में जाएंगे। जैसे कि जब स्कारलेट विच मिरर में से कंटोर्शनिस्ट की तरह निकलती है, पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, ये वाकई स्कारलेट विच है। स्कारलेट विच और एक्जेवियर का पूरा फाइट सीक्वेंस और अंत में एक्जेवियर की गर्दन तोड़ देना, विच शोज मार्वल अपनी टिपिकल डिज्नी इमेज से बाहर आना चाह रहा है। ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज और सिनिस्टर डॉक्टर स्ट्रेंज का म्यूजिकल डुएल, आई फाउंड इट वेरी क्रिएटिव। वांडा की बॉडी में जब स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका और क्रिस्टीन को चेज कर रही होती है, अगेन कंसिडरिंग इट्स एमसीयू, दैट वाज सम डार्क स्टफ। कामरताज का पूरा फाइट सीक्वेंस, सो हार्टलेस, ब्रूटल एंड डार्क। जब ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज की लाश में ड्रीम वॉक करके सोल्स ऑफ द डैम्ड को अपने काबू में करता है, ही शोज अस कि ये वही स्टीफन स्ट्रेंज है जिसने थैनोस को आउटस्मार्ट किया था। ऑल दीज मोमेंट्स वर सुपर्ब और आज नहीं तो कल सब ये रियलाइज करेंगे। एंड ऑल दिस शोज दैट देयर इज नो डाउट कि सैम रेमी ने अपना बेस्ट दिया है। इनफैक्ट रेमी स्टाइल वाज माय फेवरेट थिंग अबाउट द मूवी। रेमी कॉमिक और सीरियस मोमेंट्स को बहुत सही से बैलेंस करते हैं और एक की वजह से दूसरा बिल्कुल भी सफर नहीं करता। अक्सर उनकी फिल्म्स बहुत ही थिएट्रिकल और लार्जर देन लाइफ होती हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑडियंस पोलराइज हो जाती है। देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट हिज बिजार एंड यूनिक स्टाइल व्हिच यू विल ईदर लव और हेट, एंड आई लव्ड इट। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो आई फील कि पूरे एमसीयू की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है अच्छे एक्टर्स यूज करना। स्टीफन स्ट्रेंज को बिल्ड करने के लिए बेनेडिक्ट कम्बरबैच हैज गिवन वन ऑफ हिज स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंसेस। स्ट्रेंज की छोटी से छोटी डिटेल को कम्बरबैच ने हमेशा से बहुत कन्विंसिंगली प्ले किया है, व्हिच एक्सटेंड्स टू दिस फिल्म एज वेल। कम्बरबैच की परफॉर्मेंस की वजह से ही कभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज के स्क्रीन प्रेजेंस को ओरिजिनल एवेंजर्स ओवरशैडो नहीं कर पाए। और ऐसे कैरिज्मेटिक सुपर हीरो से लोहा लेने के लिए उतना ही कैरिज्मेटिक सुपर विलन चाहिए, व्हिच आर प्रीटी बिग शूज टू फिल। लेकिन इसी कसौटी पर एलिजाबेथ ओल्सन बिल्कुल खरी उतरी। शी एब्सोल्युटली रॉक्ड एज वांडा। वांडा के क्रीपी स्टेयर्स, बिली और टॉमी से उसका ऑब्सेशन, जिस तरह से वो मल्टीवर्स की तबाही को जस्टिफाई करती है, उसकी इविल स्माइल्स, उसकी टॉन्टिंग। ओल्सन ने वांडा की डिग्रेडेड मेंटल हालत को बहुत प्रिसाइजली पोर्ट्रे किया है। अब तक की सभी एवेंजर्स फिल्म्स में वांडा वाज जस्ट अ साइड किक जो ओरिजिनल एवेंजर्स के आते ही बैक सीट में चली जाती थी, लेकिन वांडा विजन और इस फिल्म में ओल्सन की परफॉर्मेंस ने उसे एकदम आगे लाके खड़ा कर दिया है। और स्ट्रेंज और वांडा दोनों ही लीड कैरेक्टर्स को सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की इक्वली एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस ने और भी एलिवेट किया है। Like I said, acting was never an issue for MCU. Visuals और 3D के मामले में this film is one of MCU's finest. Big screen पर ये फिल्म extremely beautiful थी, जिसके लिए special and visual effects team और 3D artists को सराहा जाना चाहिए। इनफैक्ट एक्टिंग के अलावा यही वो एक फ्रंट था जहां ये फिल्म अपनी प्रेडेसेसर की बराबरी कर पाई थी। लेकिन अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में where the film fell short. There were two major problems with this film. पहला था screenplay. There were many instances जहां dialogues थोड़े corny और cliched थे, जिसका सबसे बड़ा example ये लाइन है। I'm not a monster, Steven.
I'm a mother. इस लाइन के कितने ही वर्जन्स हम कितनी ही लैंग्वेजेस की कितनी फिल्मों में देख चुके हैं और अब ज्यादातर ऑडियंस इसके पीछे की मेंटालिटी को आउटग्रो कर चुकी है, क्योंकि बाबा आदम के जमाने का जस्टिफिकेशन है ये कि अगर मैंने गुनाह किए तो अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए किए। कोई भी एरा गैरा क्रिमिनल ये जस्टिफिकेशन यूज करे तो समझ आता है बिकॉज दे डोंट नो बेटर, लेकिन एक अवेंजर का ऐसी बात करना इज जस्ट बैड राइटिंग। इसी इम्प्रॉपर राइटिंग की वजह से कैरेक्टर्स की जो पर्सनैलिटीज और थिंकिंग है जिन्हें अब तक की सारी MCU फिल्म्स ने एस्टैब्लिश किया है उससे उनके मोटिव्स बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे, और ये वांडा के केस में सबसे उभर के आ रहा था। याद है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की शुरुआत में जब लागोस में वांडा के हाथों एक्सीडेंटली कुछ लोगों की जान चली जाती है तो उसे कितना गिल्ट महसूस होता है, और ये एक्सीडेंट पिएत्रो की डेथ के बाद हुआ था, विच शोज कि वांडा मेंटली बिल्कुल स्टेबल थी और उसने कितने मैच्योरली अपनी भाई की डेथ को हैंडल किया था। अब यहाँ ये कहा जा सकता है कि पिएत्रो वाज हर ब्रदर लेकिन विजन वाज द लव ऑफ हर लाइफ, तो उसकी मौत का वांडा पर कहीं हार्श इंपैक्ट पड़ा होगा। अग्रीड, लेकिन वांडा विजन ये एस्टैब्लिश कर चुका है कि वांडा विजन के लॉस से डील करना सीख चुकी है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, तभी तो वो वेस्टव्यू को आजाद कर देती है। और इम्पैक्ट कितना भी गहरा रहा हो, ये थोड़ी होगा कि वांडा की पूरी पर्सनैलिटी रातों रात बदल जाएगी और वो वेस्टव्यू में मिली सीख को पूरी तरह से भूल कर अपनी मनगढ़ंत फैमिली के लिए करोड़ों की मौत को जस्टिफाई करने लगेगी। आफ्टर ऑल शी इज अ वेरी गुड पर्सन, गुड इनफ टू बी अ हीरो, और अगर वो इतनी सनकी होती तो एवेंजर्स कभी उसे टीम में नहीं लेते। लेकिन चलो फिर भी अगर आपको वांडा को ही विलन बनाना है तो कम से कम कोई बिलीवेबल वजह तो क्रिएट करो उसके सनकने की। ये क्या बात हुई कि वांडा विजन वाले मनगढ़ंत बच्चों को असली कर देते हैं और कह देते हैं कि वो अल्टरनेट रियलिटी थी। दैट इज एक्सट्रीमली लेजी। ऐसी ही एक बड़ी राइटिंग मिस्टेक हुई थी वोंग के साथ। MCU के हिसाब से सॉर्सरर सुप्रीम की ये ड्यूटी है कि वो पूरे मल्टीवर्स को किसी भी कॉस्ट पर प्रोटेक्ट करे। ये बात इन्फिनिटी वॉर में कॉन्क्रीटली एस्टैब्लिश हो गई थी जब डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी और स्पाइडरमैन से कहता है कि अगर उसे उनके और मल्टीवर्स के बीच में चुनना पड़ा तो वो बिना सोचे मल्टीवर्स को चुनेगा। इस फिल्म में भी कामरताज फाइट के लिए प्रिपेयर करते वक्त और उस फाइट के दौरान वोंग के भी हाव भाव से यही बात साफ जाहिर हो रही थी। और फिर स्कारलेट विच जब पूरे कामरताज को तहस नहस कर देती है और ज्यादातर सॉर्सरर्स को मार डालती है, तब भी वोंग अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल अटल रहता है। तो फिर उसके कुछ ही देर बाद वो सिर्फ 4 सॉर्सरर्स की जान बचाने के लिए वांडा को डार्कहोल्ड का पता क्यों बताएगा? इट मेक्स एब्सोल्युटली जीरो सेंस। ऐसी मिस्टेक्स देखने में तो नेग्लिजिबल लगती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ऑडियंस के सबकॉन्शियस में ये बात बैठ जाती है कि अरे फिल्म ही तो है, देखो और भूल जाओ। और जिस सेकंड ये होता है उसी सेकंड व्यक्ति पहले कैरेक्टर्स से और फिर पूरी फिल्म से कनेक्शन लूज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल वांडा विजन में वांडा भले ही पूरे वेस्टव्यू को बंदी बना रखी होती है, लेकिन आप फिर भी उसके लिए एम्पैथी फील करते हो क्योंकि स्क्रीन प्ले इतना अच्छा है कि देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉम्प्लेक्सिटी टू हर कैरेक्टर, जिसकी वजह से एक कनेक्शन बना रहता है। और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले उन सभी चीजों को इग्नोर करके सीधा वांडा को एक इविल बॉस विलन की तरह परोस देता है, रादर देन पोर्ट्रेइंग हर एज अ कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल विद प्लॉजिबल मोटिवेशंस लाइक थैनोस या किलमॉन्गर। यहाँ ये कहना मुश्किल है कि हु शुड बेयर द ब्लेम, मार्वल स्टूडियोज या राइटर माइकल वार्डन, क्योंकि लोकी का भी स्क्रीन प्ले इन्होंने ही लिखा है एंड वी ऑल नो दैट ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब विद इट। जो भी हो, आई होप मार्वल अपना सबक सीख कर आगे की फिल्म्स में बेहतर प्रयास करे, क्योंकि एक अच्छा स्क्रीन प्ले फिल्म की सोल की तरह होता है, उसके बिना एवरीथिंग एल्स फील्स इनकम्प्लीट। अब दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो है रन टाइम। कई इंटरव्यूज में सैम रेमी ने बताया है कि ओरिजिनल फिल्म की लेंथ 2 घंटे 40 मिनट की थी, जिसे कट कर करके 2 घंटे 5 मिनट पर लाया गया था। अक्सर बड़े बड़े स्टूडियोज के दबाव में आकर डायरेक्टर्स को ऐसा करना पड़ता है, लेकिन अच्छे डायरेक्टर्स के केस में मैं कटिंग के बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि बिग स्टूडियोज कभी भी एक्शन सीक्वेंसेस कट नहीं करते, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट सीन्स हमेशा कट कर देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि फिल्म में सोल ही नहीं है। इस फिल्म के केस में भी स्क्रीन प्ले और भी ज्यादा बुरा सिर्फ इसलिए लग रहा था क्योंकि पेस बढ़ाने के चक्कर में कैरेक्टर डेवलपमेंट के सीन्स कट कर दिए गए थे। और इस फिल्म के साथ ही मार्वल ने ऐसा क्यों किया, आई हैव नो आइडिया। इटर्नल्स और एंड गेम दोनों को ही पूरा रन टाइम दिया गया था और उसका रिजल्ट भी अच्छा हुआ था, फिर भी पता नहीं क्यों इस फिल्म को कट किया गया। इट एब्सोल्युटली मेक्स नो सेंस। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, MCU अपनी ऑडियंस को एक बहुत गंदी आदत लगा रहा है जिस पर वो हमेशा डिलीवर नहीं कर पाएगा, जैसे कि इस फिल्म में नहीं डिलीवर कर पाया, और वो है कैमियोज। कैमियोज में पुराने आइकॉनिक कैरेक्टर्स को रिविजिट करते वक्त व्यूअर अपनी पुरानी मेमोरीज से भी कनेक्ट हो जाता है, जो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस को और भी मेमोरेबल बना देता है। लेकिन देयर प्रेजेंस शुड मेक सेंस और स्टोरी में उनका कोई वाजिब रोल होना चाहिए। जैसे कि नो वे होम में टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का होना रीजनेबल था, लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इल्यूमिनाटी को कोई भी प्रैक्टिकल पर्पस और मीनिंग नहीं दे पाई। इट वाज एज इफ दे वर देयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। और इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर इसी स्पीड से कैमियोज आते और जाते रहे तो एक दिन ऐसा होगा कि कोई अच्छा एक्टर ही नहीं बचेगा किसी नए कैरेक्टर के रोल के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इज एन एग्जाम्पल कि जस्ट बीइंग डिफरेंट इज नॉट इनफ। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सैम रेमी ने अपना बेस्ट दिया है एंड इट शोज। कई सीन्स और मोमेंट्स इतने क्रिएटिव और डार्क थे कि याद ही नहीं रहता कि MCU फिल्म, और विजुअल्स और एक्टिंग तो सोने पे सुहागा है। लेकिन लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे सैम रेमी का डायरेक्शन पहली बार है जब मार्वल ने कुछ नया ट्राई किया है, और इसी बात पे इस फिल्म को ऑटोमेटिक पास मिल जाना चाहिए। इन्फिनिटी सागा की मूवीज में कई ऐसी चीजें थी जिन्होंने सुपर हीरो जॉनर को रीडिफाइन या डिकंस्ट्रक्ट किया था, और ये समथिंग डिफरेंट का फॉर्मूला
फार्मूला एमसीयू में हमेशा यूज और एनकरेज किया गया है। और रेमी का स्टाइल, जो कि 2002 की स्पाइडरमैन से ही मेरे फेवरेट्स में से है, इस बात को नहीं नकार सकता कि इस फिल्म में पेसिंग, रन टाइम और स्क्रीन प्ले इश्यूज हैं। इफ यू आस्क मी, 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज वाज मच बेटर क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत ही हार्मोनियस थी और स्क्रीन प्ले बहुत ही बेहतर था। इट्स वन सिंपल प्रिंसिपल, कोई भी फिल्म बेकार राइटिंग के परे नहीं है क्योंकि वही फिल्म का हार्ट होता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम साबित हुई। दिस फिल्म वाज अ क्लियर फेनोमेनॉन कि क्या होता है कि जब कोई पीक डायरेक्शन और बेकार राइटिंग को मिलाने की कोशिश करता है। सो दैट वाज इट गाइस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई, और अगर आई तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक। फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।